बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोफिट चैनल शाहिद उल हक के साथ, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक्सीलेंसी ख्वाजा जुनैद साहब। ख्वाजा पाकिस्तान में अगर आखिरी वर्ल्ड कप को देखें तो उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन बेबहा है। उसके अलावा 90 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलवाया। और देखा जाए तो कोचिंग में अगर इनकी खिदमात को देखा जाए तो पाकिस्तान टीम को कोच भी कर चुके हैं। जबकि सबसे बड़ी जिस कंट्रीब्यूशन को मैं कहता हूं कि जो ओलंपियंस या हमारे टॉप स्टार्स भूल जाते हैं, ये पे बैक कर रहे हैं जो कुछ इन्होंने हॉकी से हासिल किया। ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी को ये रन कर रहे हैं और छोटे बच्चों से लेके बड़ी टीम को ये वहां पे कोच कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को कंट्रीब्यूट करके पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ख्वाजा जुनैद साहब का एक और बहुत बड़ा ताल्लुक है ख्वाजा फैमिली से। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 7 नेशनल स्टार्स इसी फैमिली से हैं। ख्वाजा असलम साहब का नाम अगर हम लोग ना लें यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि ख्वाजा असलम साहब हमारे पाकिस्तान के 60s के टॉप स्टार्स में से। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई। कैसे हैं जुनैद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बेशुमार मेहरबानी है जी। जुनैद भाई, आपसे बातें चलती रहेंगी हमारी, और हमारे नाजरीन आपको सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि आप ना सिर्फ इस वक्त खुद जो है एक एकेडमी को रन कर रहे हैं जिसमें ग्रास रूट लेवल से लेके आपने कुछ प्रोजेक्ट्स को साइन किया है जो बड़े यूनिक है और लेजेंडरी मार्क है उन क्लब्स के लिए जो एकेडमीज चला रहे हैं या डिफरेंट क्लब्स को रन कर रहे हैं, कि वो किस तरीके से प्रोफेशनली अपने बच्चों के लिए फायदा सोच सकते हैं और इस मुल्क का बेसिकली फायदा सोच सकते हैं। और सेकंड चीज ये है कि मुझे थोड़ा सा, अगर हम माजी में जाएं तो माजी में आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि किस से सबसे ज्यादा इंस्पायर है और किस तरीके से हॉकी में आपका दाखला हुआ। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आपने ये एक अच्छा एक मैं समझता गुफ्तगू अरेंज की, और डेफिनेटली कम्युनिटी में ऐसे सवालात और ऐसी गुफ्तगू जो होती है वो हमेशा मुफीद साबित होती है। शाहिद साहब, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि मेरी फैमिली, मुझसे बड़े बहन भाई तमाम के तमाम हॉकी खेले हम 3 बहनें 3 भाई सारे पाकिस्तान से हॉकी खेले। और मेरे वालिद साहब 1952 हेलसिंकी के ओलंपियन है हॉकी के। और इसी तरह मैं 92 बार्सिलोना ओलंपियन। तो मैं और मेरे वालिद साहब हम ओलंपियन भी हैं, प्लस हम दोनों की साइड भी सेंटर हाफ थी पाकिस्तान से। तो हमारी ये यूनिक ऑनर है इस मुल्क के अंदर। और इसके अलावा डेफिनेटली जब इतने ज्यादा तादाद में फैमिली मेंबर किसी चीज में इन्वॉल्व हो तो ऑब्वियसली बीइंग यंगर मेरा भी रुझान उसी तरफ गया। और मुझे वैसे पायलट का शौक था। मैंने अपनी फैमिली में शेयर किया, जब मैं स्कूल में था, मैट्रिक में था, तो मैं चाहता था कि मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करूं। लेकिन उसमें मेरी मदर ने मुझे कहा कि अच्छा आपका सारा खानदान इसमें है तो आपको भी इधर तवज्जो करनी चाहिए। ऑब्वियसली ये घर में हर तरफ हॉकी गुफ्तगू होती थी, हॉकी का इक्विपमेंट पड़ा होता था, तो मोहब्बत तो थी। तो अल्लाह पाक की रहमत है कि वो फिर उसकी तरफ आए, और इसी अपनी फैमिली से इंस्पायर होके, अपने बहन भाइयों से, वालिद साहब से इंस्पायर होके, और पूरी दुनिया में उस वक्त पाकिस्तान की हॉकी एक लेगेसी थी। पूरी दुनिया में हॉकी की वजह से पाकिस्तान का लोहा मनवाया गया, एक ग्लोरियस पास्ट। तो जब हम ये ऑनर्स देखते थे कि हमारे जो स्टार्स है उस दौर के, जब वो टीवी में आते थे या वो जब पब्लिकली आते थे, तो दुनिया उनको मिलना चाहती थी, दुनिया उनसे पिक्चर्स, ऑटोग्राफ्स। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको आप देख के मोटिवेट होते हैं, और फिर ऑब्वियसली अपने मुल्क की खिदमत का एक जज्बा होता है, और वो खिदमत किसी भी प्लेटफॉर्म में रह के की जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली ने हॉकी के अंदर सिंस मेरे वालिद साहब, अब देख लें कि जब से पाकिस्तान बना तब से हमारा खानदान हॉकी के अंदर इन्वॉल्व है, और हमने ग्रास रूट पे बेलॉस खिदमत की है। तो मैं यहाँ मेंशन करता चलूँ, जो पाकिस्तान की पहली हॉकी अकेडमी खुली थी इट वाज इन 60s, लेट 60s, उसमें मेरे वालिद साहब ने बनाई थी हॉकी अकेडमी। और अल्लाह की रहमत से वो जो पौधा लगा हुआ है वो अल्लाह की रहमत से आज 2023 में भी अल्लाह की रहमत से चल रहा है। और बीसीओ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक ने इज्जत था। जुनैद भाई, जब आप एकेडमी की बात कर रहे हैं
तो एक तो आप अपने एकेडमी का थोड़ा सा कुरिकुलम पे थोड़ी सी लोगों को बताइए कि किस तरीके से वो चल रही है, क्या उसका सिलेबस है या क्या सिस्टम है जिसके तहत जो है आपकी एकेडमी अभी तक 60s के बाद अभी तक कंटिन्यूसली वो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे एथलीट्स को प्रोवाइड कर रही है, हॉकी के प्लेयर्स जो है आपकी एकेडमी से कई पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये क्या तरीकाकार है, क्या इसका करिकुलम है या सिस्टम है जिस पे आप लोग काम करते हैं ताकि बाकियों के लिए भी ये लेजेंडरी मार्क बने? ठीक भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने जब वालिद साहब से सीखा तो उन्होंने हमें 3 जोन्स में डेवलपमेंट के तरीकाकार बताए। पहला, सबसे नंबर 1 में एज ए ह्यूमन बीइंग कि अच्छे इंसान बनो। नंबर 2 पे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो जो अच्छे मुसलमान की खुसूसियात हैं वो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान, देन आप एक अच्छे प्रोफेशनल, आप फुटबॉलर हैं, आप हॉकी प्लेयर हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर। तो ये हमारा बेसिक नंबर 1 मॉडल है। हम 3 साल से लेके तो इस वक्त 18 साल तक के बच्चे हैं सब। हम उन बच्चों, हमारा जो मेन काम होता है कि हम बच्चों की सबसे पहले फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग के उनकी एंथ्रोपोमेट्री को मुहैया करते हैं, उनको डिफरेंट एंगल से टेस्टिंग के जरिए कि बच्चे की जो है बियोमैक्सिम लंग्स कैपेसिटी क्या है, और ये बच्चा जो है ये कितने देर भाग सकता है। अगर हम 5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे की बात करें तो ये चीजें वेरी करती है। एक बच्चे की अंदर पावर बहुत होती है कि वो उसको अगर आप बॉल दे तो थ्रो लंबी कर देते हो, एक बच्चा तेज भागता है। तो लिहाजा ये सब चीजों को सबसे पहले आपने जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं 3 से 5 साल वाले, उनके अंदर ये गेज करना होता है। उनको सिर्फ आपने स्पोर्ट्स का शौक डालना होता है कि जैसे आप उनको रनिंग करवा रहे हैं, उनको आपस में छोटी छोटी खेलें करवा रहे हैं, फुटबॉल से खेल रहे हैं, कि सिर्फ वो ग्राउंड को लाइक करें। अगर आप आते ही उनको हॉकी पकड़ाएंगे ना तो शायद वो दूसरे दिन आएंगे। तो ये पहला मैं समझता हूँ मॉडल है कि बच्चों को इस शौक को उजागर करना टूवर्ड्स दी नेशनल गेम। ये हमारा मेन काम होता है कि बच्चा जो है ना वो कंटिन्यूसली ग्राउंड का हिस्सा बने। देन ऑब्वियसली जो ग्रूमिंग होती है एकेडमी की, मैं यहाँ मेंशन करूँ कि पाकिस्तान में अगर 4 क्वालिफाइड कोचेज हैं तो उनमें 2 हम भाई हैं। हमारे वाल साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि हमारे अंदर ये रुझान था कोचिंग वाला। तो मेरे बड़े भाई ख्वाजा मोहम्मद अवैस और मैं, हम दोनों FIH के क्वालिफाइड कोच। और डेफिनेटली जो कोचिंग है, कोचिंग इज ऑल अबाउट कि आपके बेसिक्स, कि आपके जितने बेसिक्स मजबूत होंगे, बीइंग अ मुसलमान, अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप अच्छे मुसलमान। सिमिलरली आपको अगर हॉकी की ABC आती है तो आप हॉकी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप अगर ABC सीखते हैं तो आपको वर्ड बनाना आता है। अब आप एज के मुताबिक वर्ड बनाना सीखते हैं। आप अगर ग्रेड 7 में जाते हैं तो फिर आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अगर आपको ABC नहीं आती है तो आप ना वर्ड बना सकेंगे ना आप सेंटेंस बना सकेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हॉकी सिलेबस को बच्चों के अंदर जो है ना उनको बताएं कि व्हाट इज हॉकी। हॉकी को एज ए सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। व्हाट आर द डिफेंडिंग स्किल्स एंड अटैकिंग स्किल्स, हम लोग इन चीजों के ऊपर और एंड देन ऑब्वियसली आपका जो एक लाइफस्टाइल, जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसका लाइफस्टाइल उसके मैं समझता हूँ कि टारगेट में बहुत ज्यादा अमल दखल रखता है कि आपने कब सोना है, कब जागना है, क्या खाना है, किसको मिलना है, कैसी बातें करनी है, कौन से गैजेट्स यूज करने हैं। तो लिहाजा ये चीजें हम बच्चों को अल्लाह पाक की रहमत से अपनी एकेडमी में बताते हैं। प्लस स्कूल जाना मस्ट, नो हॉकी विदाउट स्कूल। तो हम अल्लाह की रहमत से हमारे साथ स्कूल भी अटैच हैं। आज एक बड़ा खुशकिस्मत दिन है मेरे लिए कि आज डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ एक हमारा छोटा MOU है जिसमें उन्होंने हमारे इनिशियली 6 बच्चों को ऑन किया है और फुल ऑफर किया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं हम उनको स्कूल लेके जाएंगे, जो कॉलेज पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ाएंगे। जो बच्चे हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कहा जी मैं इनको फ्री IT की एजुकेशन दूँ। तो लिहाजा अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हैं कि ये वो चीजें हैं कि अगर आप पाकिस्तान टीम में नहीं भी आ सके तो आपकी टेक्निकल स्किल्स इतनी तगड़ी होती हैं कि आप अपना एक फुल लाइफ टाइम जो है ना वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एकेडमी है। प्लस जैसे मैंने कहा कि ये ग्रेड्स होते हैं, एजेस है कि आप 3 to 5, 5 to 8, 8 to 11 एंड देन आप अप टू 16 एंड देन 18। तो ये सारा सिलेबस
एज ग्रुप के साथ चलता है। इसमें जुनेद भाई ये मुझे बताइए कि कोई आपका इंटरनेशनली एफिलिएट प्रोग्राम भी चलता है या टोटली आप लोग खुद ही कर रहे हैं इसे? लेकिन इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों एफएच के क्वालिफाइड कोच हैं और इंटरनेशनल सिलेबस एकेडमी का सिलेबस मौजूद है और उस सिलेबस को लेते हुए आपने अपने कल्चर के मुताबिक कि हमें यहाँ क्या जरूरियात है, हमने क्या करना। अगर एक सिलेबस लेट से 10 साल के बच्चे का बना हुआ तो आप 5 साल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप उसके अंदर अपने कल्चर के मुताबिक सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जो रिक्वायर्ड चेंजेस करके हम वो इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो आउटलाइन है वो हमारी FIH इंटरनेशनल हॉकी की फेडरेशन की जो रिसर्च है, जो पूरी दुनिया में हॉकी में रिसर्च होती है, उसको स्टडी करने के बाद हम इस सिलेबस के मुताबिक इनको लेके चलें। सही, ग्रेट। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं थोड़ा सा इसको अगर समराइज करके लोगों को बताना चाहूँ कि जो एकेडमी है ये बाकायदा एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि बच्चे की हेल्थ स्कैनिंग और उसके जो फिजिकल कंडीशनिंग है, इसके एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि उसको किस लेवल पे किस तरह की चीज़ों के मुतालिक ज़्यादा किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप छोटे बच्चों को मोटिवेटर के तौर पे वो एकेडमी काम कर रही है ताकि वो इस ग्राउंड से मोहब्बत करना शुरू करें और उससे स्टिक हो जाएं। जब वो स्टिक होंगे और ऑटोमेटिकली फिर जो सिलेबस में जो चीजें आ रही हैं उसमें आपने बताया कि ना सिर्फ आप उन्हें ह्यूमैनिटी के मुतालिक बता रहे हैं बल्कि साथ में आप उन्हें ये बता रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक वैल्यूज ऑफ इस्लाम, उसके जो बेस्ट चीजें हैं वो आप बच्चों के अंदर ड्यूरिंग द एकेडमिक टाइम जो वो हॉकी के लिए आते हैं उस टाइम पे ये वो भी वो सीखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो माशरे को या पाकिस्तान से मोहब्बत को सीखते हैं ताकि वो पाकिस्तान की टीम में शामिल कर होके एक ट्रू पैट्रियोटिक जज्बे के साथ, एक इस्लामिक जज्बे के साथ, एक इंसानी जज्बे के साथ वो इसको परफॉर्म करें। जुनैद भाई, आपको इन्हीं तमाम बातों की वजह से और क्वालिफाइड कोच होने की वजह से मेरे ख्याल से मैं जहां तक जानता हूं आपको 3 दफा पाकिस्तान टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपको सौंपी गई है वो है प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम की। तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ बात करना चाहूंगा कि आजकल उसके मैचेस भी चल रहे हैं और ओपनिंग सेरेमनी पे आप यहाँ पे रावलपिंडी पे मौजूद भी थे। तो जुनैद भाई क्या सोचते हैं कि ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है इसके क्या नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान की हॉकी को मजीद उस लेवल पे लाने के लिए कि हम लोग दोबारा अपने एजाजात का हासिल कर सकें और उसको जो चीजें हम लोगों ने पहले जमाने में की उसको दोबारा से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके आ सकें, तो ये यूथ जो है क्या कंट्रीब्यूट करेगा? अशर भाई, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इंतहाई अच्छा और प्लान प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है। इसमें इस प्रोग्राम को एज ए चेयरपर्सन शाहजा ख्वाजा साहबा लीड कर रही हैं और जो मॉनिटरिंग कमेटी और सिलेक्शन कमेटी है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी हुई। अच्छा, इसका जो मेन एजेंडा है वो ये है कि ऐसे बच्चे और बच्चियां बिटवीन द एज ऑफ 15 to 25 जो अनआइडेंटिफाई हैं, जो कहीं किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सके लेकिन दे आर टैलेंटेड, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ऐसी एक पाथ वे देना कि वो भी टूवर्ड्स दी टॉप लेवल अपना सफर स्टार्ट करें। ये इसका बेसिक चीज है कि ऐसे बच्चे जो कि नेशनल टीमों में आ गए, डिपार्टमेंट्स में आ गए, प्रोविंशियल टीमों में आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन उन बच्चों को जिनको मौका नहीं मिला, तो हमारा टारगेट ये है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा जो खेलें हमारी हैं, ऐसा कोई बच्चा ना बचे जो टैलेंटेड है, जो गॉड गिफ्टेड है, उसको लाया जाए और उसके ग्रूम करके और उसको एक एसेट में कन्वर्ट किया जाए, पाकिस्तान के हीरो में कन्वर्ट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतहाई अच्छा प्रोग्राम है। ये इस तरह है कि ये प्रोग्राम जो है इसमें ऐसा टैलेंट जो अनआइडेंटिफाई है उनको लाके ग्रूम करके और पाकिस्तान के लिए एसेट में कन्वर्ट करना जो कि वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स जीते। तो ये इस प्रोग्राम का एक अल्टीमेट टारगेट है और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में क्योंकि मैंने बच्चे जाके देखे हैं, डिफरेंट जगह पे ट्रायल्स देखे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ऐसा हॉकी का टैलेंट है जो अभी तक अनवेल है, इसको अभी देखा ही नहीं गया।
मैं समझता हूँ ये ठीक। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बेसिकली होना तो ये उन इदारों को चाहिए जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कि जब आप एक काम कर चुकते हैं तो उसकी कंटिन्यूएशन नहीं होती। आपने टीम बना ली है, लेकिन कोई ऐसा डोर ओपन नहीं है कि अगर कोई अच्छा प्लेयर बच गया तो वो कहाँ जाए। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह इसका पाकिस्तानी स्पोर्ट को बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसमें क्या कोई स्टेपेंड्स भी देंगे इन बच्चों को या क्या सिलसिला है? जी देखिए, इसमें डेफिनेटली जो इसमें बच्चे हाई एंड अचीवर्स होंगे वो डेफिनेटली स्टाइपेंड्स भी हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसे कई इदारे हैं। जैसे अभी देखें, अभी मैं इस्लामाबाद में था तो वहां पर प्रोग्राम की ओपनिंग थी। मैं यहाँ जरूर नाम लूंगा, नमन यूनिवर्सिटी के वहां पर डायरेक्टर आए हुए थे, तो उन्होंने वहां पे अनाउंस किया कि जो भी टैलेंटेड बच्चे होंगे और वो पढ़ना चाहेंगे हम उनको 100% स्कॉलरशिप देंगे, हॉकी के बच्चे और बच्चियों को। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ प्लेटफॉर्म है। यहीं से बच्चे आइडेंटिफाई होके फ्री एजुकेशन लेंगे एंड देन आगे चल के जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो डिपार्टमेंट्स में भी जाएंगे और इस मुल्क का एसेट। जुनैद भाई ये बताइए, पाकिस्तान हॉकी के जिस वक्त आप खेला करते थे और अभी आपने ना सिर्फ यूथ को टैलेंट को हंट करने में आपने काफी डिफरेंट रीजन्स में गए होंगे यकीनन, और जाके वहां से टैलेंट को हंट करते हुए जो प्रोसेस है उसको फॉलो भी किया होगा। आप नेशनल टीम के हॉकी टीम के साथ भी अटैच रहे, आप एकेडमी को भी चला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर का एथलीट, ऑफिशियल्स और कोचेस, ये मैं तीनों के नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि आज के दौर में और उस वक्त जिस वक्त आप लोग ट्रेनिंग करता थे, मेन क्या फर्क है और किस तरीके से ये बेहतर हो सकता है? मैं एक चीज बता दूं, देखे एक तो नो डाउट मेहनत का फर्क है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उस दौर में इतने गैजेट्स नहीं थे, उस दौर में इतना जंक फूड नहीं था। ठीक है, जब हम वर्ल्ड कप जीते हैं ये फ्रेंचाइजीज मैकडॉनल्ड्स, लेकिन बहुत कम थी। इसी तरह गैजेट्स नहीं थे कि आप मोबाइलों पे या ऐसी एप्स या ऐसी चीजें जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाते अपनी माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते थे। ठीक है जी। तीसरे नंबर में मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी। साइंस ने आके जो ये हॉकी है, तमाम खेलों में स्पेशली हॉकी हॉकी एक मुश्किल तरीन खेल और महंगी तरीन खेल, इसने आके ना हॉकी के अंदर एक तहलका मचा। अगर आप देखें तो कई ऐसे हॉकी के हमारे मैं समझता हूँ कि टैक्टिक्स हैं जो फुटबॉल क्लब्स अडेप्ट करते हैं। हमारे कितने ऐसे कोचेज हैं जो जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम में हैं जो कि फुटबॉल हॉकी से निकल के फुटबॉल क्लब्स को ज्वाइन करते हैं। तो हमारी खेलें आपस में बहुत ज्यादा मिलती हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड फील्ड, इनकी कई टर्मिनोलॉजीज भी जो है ना सेम। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंस जब से साइंस की इन्वॉल्वमेंट और टेक्नोलॉजी आई है, हम लोग आर्ट के ऊपर रिलाई करते थे, जी आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ा स्किलफुल है, एक कोई डेटाबेस नहीं था। तो जो टॉप वर्ल्ड है उन्होंने साइंस को बीच में इवॉल्व करके तो डेटाबेस बना के तो प्लेयर की एक तो लाइफ को इंक्रीज कर दिया, उसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर कर दिया, उसकी जैसे मसल स्ट्रेंथ को गेज करके उसको मजीद बेहतर कर दिया, उसकी लंग्स कैपेसिटी को, अगर वो उसकी 1 आवर में 55 लीटर थी तो उसको 60 पे ले गए, तो वो ज्यादा देर भाग सकता है, कम थकता है। डाइट को आपके टेस्टिंग की गई कि आपके विटामिन लेवल क्या है, उसके मुताबिक डाइट को सजेस्ट कर दिया गया कि आपके अंदर फैट कम से कम हो। तो इन चीजों ने आके बहुत बड़ा फर्क डाल दिया है, जिसको हमने आज तक अपना जो है ना अपना कबूल भी नहीं किया, ना इम्प्लीमेंट किया। मुझे ये बताइए जुनैद भाई, इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की जो है ना एक जंग जारी है, एक दूसरे की खींचातानी चल रही है, और आप जैसे ग्रेट लोगों को मैंने देखा है कि वो खामोशी से बैठ के अपने अपने वो अकेडमीज में या जो भी उन्हें टास्क दिए गए हैं उनको निभा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये खींचातानी कैसे खत्म होगी? शायद भाई देखें, ऑनेस्ट मैं कमेंट करता हूँ कि दुनिया में जो सबसे खूबसूरत काम है ना, देखो वो अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह की बंदगी का। इसके बाद जो अल्लाह को बहुत पसंद है वो लोगों से मोहब्बत कर। ये मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ कि दो चीजें हैं दुनिया में आने का, दो मकसद है, अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत। अगर ये दोनों चीजें ही नहीं है ना तो दुनिया में आने का मकसद कोई नहीं। ठीक है सर, अब आप आ जाए कि ये जितने भी ओहदेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते नहीं करते, लेकिन अल्लाह की मखलूक से तो मोहब्बत करें। आप सीटों पे बैठ गए, आपको ओहदे मिल गए,
तो आपने अब जो आपका डोमेन है, अगर आप हॉकी चलाना चाहते हैं, फुटबॉल चलाना चाहते हैं, तो कम से कम वो लोग जो उसके मेरिट पे उतरते हैं, चाहे वो ओहदेदार हैं, चाहे प्लेयर हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं, उस पे कंप्रोमाइज। तो ये अल्लाह के साथ जान गया। मैं यहीं कभी पे मेरा एक सवाल सुन लीजिए जुनेद भाई, वाकई आप जब विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो विक्टिमाइजेशन है ये लोग क्यों करते हैं। और फिर वही बात आ जाती है, आपने खैर बड़ा अच्छा ही एक बात बता दी कि जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह की मखलूक के साथ ज्यादती नहीं करता। और मेरिटोक्रेसी जिसे कहते हैं कि मेरिट पे अगर सारे लोग आएंगे, चाहे वो ख्वाजा जुनैद हो या उससे बेहतर कोई बंदा आए, आप उसको प्रेफर करते हैं जब अल्लाह से आप डर रहे होते हैं। तो वो सवाल यही आता है कि आपके साथ जो एक जैसे ही आपकी अनाउंसमेंट हुई कि आप प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम का एज ए कोऑर्डिनेटर जो है ना आप नॉमिनेट हो गए हुए हैं, तो वहीं पे पता चला कि आप पे तो पाबंदियां लगनी शुरू हो गई। आप पे थी, अपने नवीद आलम साहब पे थी। तो ये क्यों ऐसा हुआ? देखिए मैंने मैंने कहा था आप जरूर ये सवाल करेंगे, अच्छा कि आपने कर लिया बीच में। लेकिन मैं कहता हूँ कि असल आंसर की तरफ आता हूँ। जैसे अल्लाह के साथ आपकी एक दोस्ती है, फिर अल्लाह हर चीज का गवाह होता है। जब आप पे इल्जाम लगे, जब आप पे तोहमत लगे, जो काम आपने नहीं किया उसको आपके ऊपर डाला जाए, तो फिर उसका जवाब अल्लाह देता है, और फिर बड़े भरपूर तरीके से। और मेरा अल्लाह पे यही यकीन है, अपना काम जारी रखो। मेरी अकेडमी है, मेरी अकेडमी में तकरीबन 250 बच्चे हैं। उसमें ऑर्फनेज के बच्चे हैं, उसमें अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, और वो सारे आके तरबियत ले। मेरा इनर जहन वो सेटिस्फाई, जो मुझे अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी है, जो अल्लाह की मखलूक को तरबियत देनी है, वो अल्लाह ताला मेरे से काम ले रहा है। तो इसलिए मुझे इन चीजों की कभी भी फिक्र नहीं होती। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब इल्जाम तराशी होती थी, तो वो कहते थे कि इल्जाम लगाने वाले को देख लें और जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है उसको देख लें, तो दोनों के किरदार क्या है, जिसका किरदार बेहतर है वो फैसला कर दो। तो बात करने की ये है कि इसलिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने खूबसूरत बात कर दी कि जब मुझे 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में भी अनाउंस किया जाता है, उससे पहले फिर प्राइम मिनिस्टर की कमेटी बनती है जिसने हॉकी के मामला देखने हैं, और 26 जनवरी को लेटर निकलता है, 30 जनवरी को मेरे पे बैन लग जाता है। तो इस बैन की कोई वक़्त नहीं है मेरे नजदीक भी और मेरे अल्लाह के नजदीक भी, क्योंकि इस फेडरेशन के ऊपर अपने ऊपर बैन लगा, इसको हुकूमत तस्लीम नहीं करती। अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं हुकूमत के साथ काम ना करता। यही यही प्रॉब्लम थी इनको कि मैं क्यों हुकूमत को एज एन टेक्नोक्रेट साथ चल रहा। तो ये मेरी स्पेशलिटी है। मुझे जब कभी भी कोई क्लब, कोई स्कूल, कोई कॉलेज आवाज मारेगा तो मैं हाजिर हूँ। मेरे पास जो तजर्बा है वो मैंने कभी भी अपनी एक्सपीरियंस का मुआवजा नहीं लिया। मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में भी जाता हूँ तो मैं बगैर मुआवजे के जाता हूँ। मैंने कोई कभी अपना सिंगल पैन नहीं लिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मैंने जितनी दफा काम किया मैंने कभी कुछ सैलरी नहीं ली। 2012 में मैं कोच था, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड नंबर 5 थी। उसके बाद चेंज हो जाती है, देन मुझे दोबारा बुलाया जाता है 2016 में कि आप 4 साल का गैप है। उसको टीम 7वें नंबर पे थी कि जी आके टीम लेते, नहीं 12वें नंबर पे थी। 2016 से 17 तक 1 साल काम करता हूँ, टीम का थोड़ी रैंकिंग बेहतर होती है, फिर चेंज आती है, एंड देन दोबारा 2019-20 में जब टीम 18वें नंबर पे आ गई। तो देखें ये एक डाउनफॉल है, ग्रेजुअल डाउनफॉल है, लेकिन कोई लायामल नहीं था, इसलिए ये डाउनफॉल कंटिन्यू है। इसलिए एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां होती है। जब तक आप एक प्रॉपर मेरिट के ऊपर मैनेजमेंट नहीं लगाएंगे, विद के आपके पास पूरा सिलेबस हो कि इस मैनेजमेंट ने पिछली मैनेजमेंट को निकाला क्यों है, अगली को बुलाए क्यों है, इनके टारगेट्स क्या है, इन्होंने करना क्या है, एंड हाउ दे विल अचीव, उनकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या अप्रोचेस हैं। तो अगर 3 महीने के बाद प्लेयर उस लेवल पे आ रहा है तो दैट मैनेजमेंट कंटिन्यू करे, नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती यही है कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो मैं समझता हूँ कि गट फीलिंग है कि यार कर लिए शायद ठीक हो जाए, यार ऑन लाओ शायद ठीक हो जाए, अन ला लो शायद ठीक हो जाए। तो ये गट फीलिंग से हम जब तक बाहर नहीं आएंगे ना तब तक हमारी स्पोर्ट्स के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे कभी भी ये बोझ नहीं रहा कि
आप खुद देख लेंगे लगाने वाले कौन है और किस पे बैन लग रहा है। तो इसलिए मेरा अल्लाह फैसला करेगा, इंशाल्लाह जल्द फैसला करेगा। ये आप खुद ये बताइए कि आपने वो दौर देखा हुआ है जब बड़े ही डेडिकेटेड किस्म के लोग, हर वक्त ग्राउंड में रहने वाले लोग, वो हॉकी को चलाया करते थे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, तो वो लोग अक्सर ग्राउंड में रहते थे। तो मुझे ये बताइए कि किस तरह के लोग जो है ना, वो आप समझ रहे हैं कि हॉकी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और देखिए देखिए मैं ये बताता हूँ कि इसका एक तरीकाकार, लोगों की बात बाद में करते हैं। अब देखें जो टॉप नेशंस है, जो आप से बहुत आगे निकल चुकी है, अगर हम उनको रिसर्च करते हैं ना, तो हमारे पास एक केस स्टडी आती है जो मैं अल्लाह की रहमत से तकरीबन रोज करता हूँ कि बेल्जियम क्या कर रही है, हॉलैंड क्या कर रही है, जर्मनी क्या कर रही है, स्पेन क्या कर रही है, वो उनके अंदर क्लब्स कैसे हैं, क्लब्स का क्या लेवल है, कितने उनके डिविजन्स हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, फिर आप वो गैप देखते हैं कि गैप 1 फुट का है, 2 फुट का है, या ये 10 किलोमीटर का है, या लाहौर से इस्लामाबाद तक का। तो वो गैप आइडेंटिफाइड है। जिन लोगों ने गैप आइडेंटिफाई किए हैं उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, और ऐसे लोग, ऐसा मॉडल होना चाहिए कि जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मैं ये नहीं कहता हॉकी या फुटबॉल क्रिकेट, या मैं कहता हूँ FBR का ही हो, लेकिन उसको पता होना चाहिए खुद भी, बजाय वो लोगों से जाके मशावरत करे, पहले खुद पता हो कि वो गैप्स क्या है और इनको फुलफिल करने के लिए मुझे लोग कौन से चाहिए, ठीक है ना जी। अब कई गाड़ियां, मैं मिसाल दे देता हूँ, उनमें हाइट ट्रेन डलवाना पड़ता है और कई में आप सुपर डलवा के चलाना पड़ता है। तो हाइट ट्रेन से किसने चलना है, सुपर से किसने चलना है, ये पता होना चाहिए। अब हमारी ये बदकिस्मती है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ, जो लोग मैं समझता हूँ विजनरी नहीं है, जिनका टारगेट या फोकस कोई नहीं है, जिनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, तो आपकी मंजिल क्या है? मतलब आपने वर्ल्ड कप जीता, बट हाउ, इन लोगों से जीतना है, कैसे जीतना है, ट्रेनिंग क्या होगी, वो बच्चे खाएंगे क्या, वो बच्चे ट्रेनिंग कहाँ करेंगे, आपका पैसा कहाँ से आएगा, आपके साथ लोग कौन है, आपके खिलाफ लोग कौन है। मैं समझता हूँ ये चीजें देखें, कोई बंदा भी आए, हमारा मुल्क, हमारी हॉकी हम सबसे बहुत बड़ी है, हमारे मुल्क की शान, हमारी हॉकी की आन। आप ग्लोरियस पास देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान हॉकी की वजह से पहचाना जाता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान स्क्वाश की वजह से पहचाना जाता था, ठीक है। अब कैसे हो सकता है इन गेमों के ऊपर कोई इंडिविजुअल जो है ना बड़ा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये गेमें बड़ी रहनी चाहिए, इन गेमों को बड़ा करने के लिए ऐसे लोग आने चाहिए जो डेडिकेटेड हो, जो कमिटेड हो, जो अपनी नफी करे, अपने आप को बाहर निकाले, लोगों को बड़ा करे, तो तब जाके मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत आती है। जब आप लोगों को छोटा करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता, जब आप लोगों को तोहमत लगाएं, इल्जाम लगाएं, उनको छोटा करना शुरू कर दें, तो मेरा अल्लाह भी आपको छोटा करना शुरू करता है। ये अल्लाह का निजाम है। बिल्कुल बिल्कुल जुनेद इज्जत भाई, नहीं आएगी। आपने बड़े अच्छे हवाला जात के साथ ये चीजें बताई कि जो भी लोग आए वो एक तो मेरिट पे आने चाहिए, और सेकंड ये है कि वो विजनरी होने चाहिए, उनके पास कोई रोड मैप हो, कोई प्लान होना चाहिए जिस पे वो अमल करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं। और सबसे बड़ी बात जो आपने की है कि लोगों को छोटा करना छोड़ दें, बल्कि छोटों को बड़ा करना शुरू करेंगे तो ये हॉकी आगे आएगी। और इस पे आजकल आप काम कर रहे हैं, खासतौर पे यूथ पे अगर बात की जाए, तो इस यूथ को जुनेद भाई क्या मैसेज देंगे कि वो क्या आदात या किन चीजों को अडॉप्ट करें कि पाकिस्तान की हॉकी में वो अपने आप को कंट्रीब्यूट करें, और कहाँ उन्हें हौसला नहीं हारना चाहिए? ये दो क्वेश्चन है मेरे साथ में। आपका अच्छा क्वेश्चन है, मैं अगेन ये कहूंगा तो देखें, सबसे पहले नंबर 1 पे प्रायोरिटी बीइंग अ मुस्लिम, आपके अंदर जो है ना अल्लाह की मोहब्बत और लोगों की मोहब्बत नंबर 1 प्रायोरिटी है। अच्छा, लोगों की मोहब्बत में सबसे पहले जो मैं समझता हूँ वो इखलाकियात है। लोगों की मोहब्बत में सबसे पहले आपके अपने ही माँ बाप का अदब है। लोगों की मोहब्बत में सबसे पहले आपका सच बोलना है, सच्चाई को अडॉप्ट कर लेते। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, जो सच बोलते हैं वो मेरे दोस्तों, उसको दुनिया की दोस्ती की जरूरत नहीं है। ये वो किरदार की, आपके करेक्टर की चीजें जिन्होंने आपको बड़ा करना है। आप थोड़ी मेहनत भी करेंगे ना,
और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। आप यकीन करें, ये मैंने खुद अपने ऊपर भी हर जगह अडेप्ट करके देखा कि अल्लाह ताला खुद लोगों को आपकी तरफ भेजता है, अल्लाह ताला खुद इज्जत को आपकी तरफ भेजता है। तो ये नंबर वन। नंबर टू, आप किसी भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपकी सक्सेस के ऊपर ही आपकी कारकर्दगी को मुहैया किया जाता है। आपको कोई भी एवेल्यूएट करेगा आप अच्छे डॉक्टर है कि नहीं है, तो आपकी सक्सेस पे करता है। तो मैं समझता हूँ उसका एक बड़ा खूबसूरत मौका, वो सिंपली आपकी कमिटमेंट और डेडिकेशन। मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज नो शॉर्टकट टू द ग्लोरी except hard work and dedication. Earn your midnight oil to achieve your self-respect, self-efficacy, and self-esteem. So, शॉर्टकट को छोड़ दें, आप एक लंबे सफर के लिए तैयार हों, उसमें शॉर्ट टर्म गोल की अचीवमेंट के ऊपर कंप्लेसेंसी में मत आए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को टारगेट पे रखें कि मैंने वहां जाना है। अगर आप कंप्लेसेंट नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म के ऊपर नहीं रुकेंगे, तो अल्लाह ताला आपको लॉन्ग टर्म में भी कामयाबी देगी। मैं हमेशा, क्योंकि हम लोग इस दौर से गुजरे, अल्लाह ने हमें हायर अचीवर बनाया। मैंने शायद जिक्र किया कि हम वर्ल्ड 11 सेलेक्ट, दुनिया के 11 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं, उसमें भी है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड कप के मेडल हैं, मेरे पास कोचिंग और प्लेयर के नाते में तकरीबन मोर देन 40 मेडल्स हैं। तो हमारा क्या होता है कि जब आप एक चीज डिजाइन करते हैं और उसमें आपको शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स मिल जाते हैं, उसमें क्या होता है कि हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, यार बस ठीक हो गया, मुझे जॉब मिल गई, दैट्स इट। यार जॉब नहीं, आप कोशिश करें मैं इसका डायरेक्टर बनूं, मैं इसका हेड बनूं। मैंने जनाब पाकिस्तान टीम में जगह बना ली है, यार ये कोई चीज नहीं है। आप अब ये सोचे कि मैंने मेडल जीतना है, मैंने पूरे पाकिस्तान के नाम को रोशन करना है। तो ये अगर आप पाकिस्तान टीम में आज नौकरी मिल गई और आप रुक गए, तो इसका मतलब ये अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट वो जो इस मुल्क की, जो इस मुल्क को आप देंगे, दैट इज अचीवमेंट। तो लिहाजा हम लोग इंडिविजुअल गोल के ऊपर रुक जाते हैं और जो हमारा नेशनल गोल है उसको हम छोड़ देते हैं। तो होना क्या चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के ऊपर लॉन्ग टर्म को मत भूलें, अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को अल्टीमेट टारगेट रखें। जो आपका शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट आपकी जो अचीवमेंट्स आए, वो आपके लिए एक टॉनिक है, उसको आप एज ए एनर्जी यूज करें, एज ए बूस्टर यूज करें। तो अल्लाह ताला की रहमत से आप लॉन्ग टर्म में भी हमेशा कामयाब। थैंक यू वेरी मच एक्सीलेंसी, ख्वाजा जुनैद हमारे साथ थे और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग न सिर्फ ख्वाजा साहब की इन बातों को, जो कि सिर्फ हॉकी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हॉकी के लिए तो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस जो है वो ख्वाजा साहब ने दी है। मैं समझता हूं कि बाकी स्पोर्ट्स के लोग भी इसको जरूर फॉलो करें। कैसे कोरिकुलम डिजाइन करने हैं, हमें किन वैल्यूज को सामने लाना है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेनिंग करें। मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ खिलाड़ियों और कोचेस के लिए वैल्यूएबल नहीं है जो बातें ख्वाजा साहब ने की हैं, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए भी एक अलर्ट है कि किन बातों को मद्देनजर रखेंगे तो हमारी स्पोर्ट्स जो है ना आगे जाएगी। ना सिर्फ हॉकी की बात नहीं की उन्होंने ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात की है। और ये टेक्निकली वही लोग बात कर सकते हैं जो लर्नर्ड होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे मुआशरे को पे बैक किया जाए। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। जी शायद बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। और आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग अपने स्पोर्ट्स के लोगों को, इतने बड़े लेजेंड्स की वैल्यूएबल बातों को आम खिलाड़ियों तक पहुंचा सकें ताकि उन्हें एक कुछ समझ आए कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज।